तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र मिडिएवल हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 है और आज के क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि हम लोग सल्तनत काल स्टार्ट किए थे और सल्तनत काल को टोटल हम लोग 5 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है गुलाम वंश, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं। ये पिछले क्लास में इससे संबंधित सारा एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश पढ़कर जो है वो दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोग खिलजी वंश से संबंधित जितना भी एमसीक्यू घटना चक्र में दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता होना चाहिए इसका सब्जेक्टिव हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केवल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश में कई सारे शासन मतलब कई सारे राजा वगैरह आते हैं। हम सभी को पता है कि जब अगर हम लोग गुलाम वंश की बात करें या फिर जिसको हम लोग मामलुक वंश कहते हैं, ये आपका 1206 में स्टार्ट होता है और 1206 में ये स्टार्ट होता है और ये लगभग 1290 तक ये चलता है। कौन? तो आपका गुलाम वंश। उसके बाद 1290 में गुलाम वंश को रिप्लेस करके खिलजी वंश आ जाता है और खिलजी वंश जो है वो आपका 13 जून 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चलता है। तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश अपना शासन करता है। खिलजी वंश में कई सारे शासक होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो खिलजी वंश का जो संस्थापक होते हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं। कौन होते हैं? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होते हैं और इसी का भतीजा और इसी का दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का समझिए कि उसका चाचा या फिर समझिए कि उसका ससुर कौन रहता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वही खिलजी वंश का स्थापना करता है। ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन। अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक नया धर्म जो है वो चलाना चाहता था। नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोग जो है वो उसका क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसका डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान होता है। आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि मुग़ल काल के जितने भी राजा हैं वो खुद को बादशाह कहते थे और दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हैं वो खुद को क्या कहते थे? सुल्तान की उपाधि देते थे। ठीक है ना। आगे देखिए, उसने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी और अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वो क्या करता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि यानी कि टाइटल वो स्वीकार करता है और अपना जो सिक्का है, कॉइन्स है, वहाँ पे वो उसका नाम भी अंकित करवाता है, सिकंदर ए सानी, है ना। यानी कि दूसरा सिकंदर। पहला सिकंदर जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था उसी को सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। ठीक ना। तो हम सभी को पता है वो आपका आक्रमण किया था। पहले जब हम लोग बात करते हैं यूनानी आक्रमण तो सबसे पहले आपका अलेक्जेंडर का द्वारा आक्रमण होता है, फिर आपका ईरानी आक्रमण होता है जिसमें डेरियस प्रथम के द्वारा आक्रमण होता है। तो इस तरह से आक्रमण होने लगा था। तो सिकंदर के बाद दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को लेता है, बोलता है सिकंदर ए सानी का उपाधि लेता है। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी वो बात रखता था। तो जैसे सिकंदर पूरा विश्व को जीतना चाहता था तो ठीक उसी तरह उसी के ही तर्ज पे अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पूरे विश्व को रौंद देना चाहता था, पूरे विश्व को जीतना चाहता था और वो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। तो बाद में देखो क्या होता था कि वो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन एक उसका मित्र था जो कि उसका काफ़ी वफादार भी था, जिसका नाम क्या था? कोतवाल उलाउल मुल्क। क्या नाम है? कोतवाल उलाउल मुल्क, ये नाम है। वो उसकी सलाह पर जो है वो अपना विचार त्याग देता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये जो है जलालुद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद भी रहता है, भतीजा भी रहता है। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो खिलजी वंश का स्थापना करता है। और अलाउद्दीन खिलजी इसका महत्वपूर्ण शासक होता है, जो कि सिकंदर ए सानी की उपाधि लेता है और एक नया धर्म चलाना चाहता था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की मानुपाधि धारण की थी? तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, यानी कि द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर। ठीक है, ये इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका 46वां बीपीएससी 2004 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि जब उसने राजतत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? एक चीज़ बताया जाता है कि जब हम लोग बर्नी का पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी साहब जो है एक इतिहासकार है, वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, देखो जियाउद्दीन बर्नी का किताब है, किताब का नाम है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। क्या नाम है? तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। और उस तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कहा गया है। क्या बात कहा है? बोला है कि जब उसने राजतत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। मतलब कि हम लोग बात करते हैं इस्लाम धर्म जो है वो शरीयत और हदीस के आधार पर चलता है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो राजतत्व यानी कि जब उसको राजा बनाया गया, जब वो राजगद्दी पे बैठा, तब वो जितना भी अपना नियम कानून चलाता था उसमें शरीयत का नियम उसमें शामिल कुछ था ही नहीं। वो पूरी तरीके से अपना जो है नियम चलाना चाहता था। ऐसा ये जो है बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला है, कौन बोला था? तो आपका जियाउद्दीन बर्नी साहब ने कहा है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही नामक पुस्तक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो हम सभी को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, है ना। और ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था, इसलिए ये सिकंदर ए सानी का उपाधि भी लिया था। और इसी के बारे में बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध सेनापति होता है जिसका नाम है जफ़र खां। क्या नाम रहता है? तो नाम रहता है जफ़र खां। और जफ़र खां जो है वो जब मंगोलों के साथ इसका युद्ध हो रहा होता है ना, तो मंगोलों के साथ युद्ध होता है तो जफ़र खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक ना। नुसरत खां, उल्लुग खां, अल्प खां, ये किसी न किसी के सेनापति वगैरह है। किसके हैं आप उसको थोड़ा सा पता कीजिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफ़र खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। तो जफ़र खां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, और जब मंगोलों के साथ युद्ध होता है तब उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफ़र खां का मृत्यु हो जाता है। ठीक है ना। और ये बहुत ही साहसी भी होता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा गया है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो हम सभी को पता है राणा रतन सिंह। तो एक राजा होते हैं चित्तौड़गढ़ की रानी की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो रानी पद्मिनी तो रानी पद्मिनी जो है वो राणा रतन सिंह के वाइफ होती है। तो राणा रतन सिंह जो है वो आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ के वो राजा होते हैं, चित्तौड़गढ़ का राजा होते हैं राणा रतन सिंह, और इनकी वाइफ होती है रानी पद्मिनी। और आज अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका दिल आ जाता है रानी पद्मिनी पे। ठीक ना। तो फिर ये देखती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है। ये कहानी थोड़ा सी इंटरेस्टिंग है, आप इसे थोड़ा पता कीजिएगा। और जब इसको राणा रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है ना, तो फिर उसको छुड़ाने के लिए रानी पद्मिनी जाती है और जाकर फिर उसको छुड़ाती भी है। और वो एक तरह से बोलता है कि आप मेरे हवाले हो जाइए तब आपके पति को छोड़ देंगे। लेकिन वो क्या करती है कि वो ऐसा नहीं करती है, वो युद्ध करना मतलब कि वो चाहती है, बोलती है भैया हम युद्ध ही करेंगे। और लास्ट में फिर हम सभी को पता है ये कहानी कि वो मतलब कि जौहर कर भी लेती है। और जब उसको उसके पति को मार दिया जाता है तब वो बोलती है कि हम तुम्हारे हवाले होने से बेहतर है कि हम मर जाए। और रानी पद्मिनी के साथ साथ कई सारी जो वहाँ की जो दासियाँ थी, वो कई सारी दासियों ने जो है वो चित्तौड़गढ़ की जितने भी दासियाँ थी महल की, वो सभी जौहर कर लेती है। तो हम सभी को पता है राणा रतन सिंह इनका हस्बैंड रहता है।
इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, वो पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में है। तो हम लोग पता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी जो पुस्तक है, तो सॉरी, पद्मावत जो पुस्तक है इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, और ये पुस्तक जो है वो 1540 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और आपका पद्मिनी के दोनों के बीच में क्या क्या हुआ था, सारा कुछ इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार जो है वो पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अत्यंत सुंदर और विदुषी मतलब कि एकदम यूनिक थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। और ये जो अमीर खुसरो है, देखो मलिक मोहम्मद जैसी अलग है, अमीर खुसरो अलग है, तो अमीर खुसरो भी एक इतिहासकार है, वो भी सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का जो है वो उल्लेख करता है अपने ग्रंथ में। उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो पद्मावत बुक में रानी पद्मिनी के बारे में लिखता है, बताता है कि ये चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो है राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। आगे देख लीजिए, उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की है। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी है। तो ये सभी याद रखिएगा। इस सब के बारे में आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, बहुत ही डिटेल से कहानी आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया और वो भी बहुत लेटेस्ट 2021 में। यहाँ क्वेश्चन है कि 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता है। तो 1000 दिनारी किसको कहा जाता है, तो हम सभी को पता है कि जो मलिक काफूर है, ये ऑप्शन नंबर बी, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर ना लड़का होता ना लड़की होता, ये एक हिजरा होता है और इसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात विजय के लिए जाता है, तब गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मलिक काफूर को खरीदता है 1000 दिनार में, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, ये कथन भी दिया गया, कारण दिया गया है। कथन बोला गया है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। क्या कथन सही है कि नहीं है, वो हम लोग आगे देखेंगे। कारण है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ है कि कथन तो सही है बट कारण जो है वो गलत है। कथन सही है, ये सही है, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। इसका यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ बोला गया कि डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा से अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जा में करना ही नहीं चाहता था। ठीक ना, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था आपका रामचंद्र देव। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि राजा रामचंद्र देव जो है वो देवगिरी का शासक होता है जब अलाउद्दीन खिलजी उसके ऊपर आक्रमण करता है। तो इसके लिए भी याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। मलिक काफूर तो 1000 दिनारी कहा जाता है। राणा रतन सिंह तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ का राजा था। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, परंतु 1305 अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसको भी याद रख लीजिएगा। जो राजा रामचंद्र देव जो है वो आपका देवगिरी का शासक होता है और स्टार्टिंग में ये अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देता था, फिर 1-2 साल ये टैक्स नहीं दिया, जिसके बाद 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है वो देवगिरी में भेज देता है। बाद में वहाँ पे युद्ध होता है तो रामचंद्र देव हार भी जाता है और वो फिर आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर देता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग ये भी जानते हैं कि जो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी,
हम सभी को पता है इसका भतीजा और इसका दामाद होता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये अपने चाचा का बोलिए या फिर अपने ससुर का ही जो है वो हत्या कर देता है, और ये हत्या कर देता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जलालुद्दीन की हत्या जो कब होता है 1296 ईस्वी में होता है। कौन करता है? तो उसका भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी करता है। कहाँ पे करता है? तो कड़ा मानिकपुर में करता है, जो कि कहाँ है? प्रयागराज में है। तो कड़ा मानिकपुर में ये हत्या कर देता है। इसके अलावा देख लीजिए 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बनता है, और अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या रहता है? तो अली तथा गुरसाप रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो है वो क्या रहता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बचपन का नाम रहता है वो अली तथा गुरसाप रहता है। ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देख लीजिए, ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत रहता है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था कि जाओ तो मलिक काफूर तुम जाओ और दक्षिण में विजय करके लाओ। दक्षिण विजय को जीतना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ यहाँ पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन राजा कहाँ का था? अगर हम लोग मिलाए तो हम सभी को पता है कि चित्तौड़ का राजा था राणा रतन सिंह, ये ठीक है। अगर हम लोग देखें तो देवगिरी का राजा था आपका राजा राय रामचंद्र। तो आपका बी का 4 और सी का 2, बी का 4 कहाँ है और सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। एलिमिनेट कर दिए हैं। आगे देख लीजिए, रणथंबोर का राजा था हमीर देव, चित्तौड़ का राजा था राणा रतन सिंह, देवगिरी का राजा था राजा राय रामचंद्र, गुजरात का राजा था कर्णदेव। ठीक है, आगे देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कौन विजय कब हुआ, कब नहीं हुआ, इसको आपको काल के अनुसार बतलाना है। ठीक है ना? तो ये तो बहुत ही पेचीदा हो गया ना, तो लेकिन फिर भी इसको आप समझाइए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालक्रम है। गुजरात विजय 1299 में। तो गुजरात विजय कब किया अलाउद्दीन खिलजी? तो गुजरात विजय 1299 में, इसको आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद रणथंबोर विजय कब किया? तो 1301 में। रणथंबोर विजय 1301 में। ठीक है, इसके बाद देखिए चित्तौड़ का विजय 1303 में, 1303 में। और वारंगल का विजय 1310 में। तो वारंगल का विजय 1310 में। तो बस इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का 1299 में गुजरात का विजय, 1301 में रणथंबोर का विजय, 1303 में चित्तौड़ का विजय और 1310 में वारंगल का विजय, ये भी याद रख लीजिएगा। और 1307 में देवगिरी का विजय, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? और ये आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा है, लेटेस्ट, समझे। आगे देख लीजिए, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मानचित्र बना हुआ और यहाँ पे दिया हुआ, ये IAS 1995 में पूछा गया था, जिसको आप हटा दीजिए। केवल इतना याद रख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय अच्छा समझिए कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। बस इतना ही पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं भटकना है। ठीक, ये देख लीजिए 39वां BPSC में पूछा था 1994 में, बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये भूमि अधिक विकसित हुई है। तो खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। आप देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो रेवेन्यू और उसका जो लगान व्यवस्था था, इसका मेन पर्पस यही था कि हम एक निरंकुश राज्य की स्थापना करेंगे, हम एक शक्तिशाली पावरफुल राज्य की स्थापना करेंगे। और एक निरंकुश राज्य कहने का अर्थ है कि जो है जो शासक है वो अपनी सत्ता का पूरा एकदम अंधाधुंध प्रयोग करेगा, किसी से उसको मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं निरंकुश। तो अलाउद्दीन खिलजी का रेवेन्यू इसी के ऊपर डिपेंड था कि ये अधिक से अधिक धन लेंगे और एकदम शक्तिशाली राजा बनेंगे और निरंकुश राज्य का स्थापना करेंगे। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य के द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात या पेंशन मिला था तथा वक़्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। कहने का अर्थ क्या है समझिए इसको,
किसी को दान दक्षिणा में भूमि दिया जाता था। वक्फ बोर्ड अभी आया है ना, जैसे कि वक्फ बोर्ड जैसे है, उसी तरह वक्फ जो भूमि है वो धर्म के नाम पे भूमि दिया जा रहा है। तो इस तरह का जितना भी भूमि था, जो संपत्ति दिया हुआ था, राज्य के द्वारा दिया गया था लोगों को, सबको वापस ले लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सबको एकदम कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, ज़्यादा उसका मात्रा बढ़ गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में। ठीक है ना। अब आगे देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया। बाप रे बाप, मतलब ऐसा कौन सुल्तान था कि जो क्या किया, भूमि कर यानी कि जो लैंड का जो टैक्स होता है, भूमि का जो टैक्स होता है, उसको उत्पादन का 50% कर दिया। यानी कि आप अगर एक भूमि में अगर आप उत्पादन कर रहे हो, वहाँ से उत्पादन करने के बाद अगर आपको 100 रुपया प्राप्त हुआ है, तो 100 रुपये में उसका 50% डायरेक्ट 50 रुपये आप डायरेक्ट दे दो हमको एकदम। कौन है? तो ये तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ही है भैया, ऐसा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ऐसा किया था। और ये आपका जीपीएससी में पूछा है 2013 में, इतना पेचीदा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन पूछा है, ये जीपीएससी क्वेश्चन पूछा है खिलजी वंश से। अच्छा, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन जो खिलजी है, वो भूमि कर के रूप में 50% जो है वो खराज के रूप में क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यानी कि निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय का राजस्व निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय का राजस्व, यानी कि इस भूमि से कितना लिया जाएगा आय, एकदम रियल आय फिक्स कर दिया था, इतना ही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगा निर्धारित किया था। तो भूमि को नाप उप के पूरा जो है टैक्स लगा दिया था, फिक्स करा दिया था। ऐसा पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। आगे देख लीजिए। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर यानी कि घरी कर और चराई कर लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी 2 नया टैक्स भी लगा दिया, एक है मकान कर, घरी कर जिसको कहते हैं, और एक है आपका चराई कर। 2 को नया टैक्स लाया। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब जो क्षेत्र है वहाँ पे भूमि कर 50% कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ तो हम सभी को पता है कि ये तो जो है अलाउद्दीन खिलजी, वो उपज का 50% जो है भूमि कर लगा ही दिए थे। इसी के तरह मोहम्मद बिन तुगलक, जब हम लोग तुगलक वंश में जाएंगे तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक है, वो भी क्या करता है कि जो दोआब वाला क्षेत्र है ना, तो दोआब क्षेत्र में उपज का जो है भूमि कर 50% कर देता है। तो दोनों है। आगे देख लीजिए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। सिंपल याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, वो सभी जगह पे 50% कर दिया, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि वो केवल दोआब वाले क्षेत्रों में ही 50% किया, सब जगह में नहीं। बस इतना याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। यहाँ बोला गया है कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, वो कौन था? तो वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, और मोहम्मद बिन तुगलक भी था लेकिन दोआब वाले क्षेत्रों में था। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2016 में। ठीक है ना। पहले यही क्वेश्चन 2013 में झारखंड पीसीएस पूछा, फिर यही क्वेश्चन 2016 में उत्तराखंड पीसीएस पूछा। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आधा राजस्व यानी कि 50%। तो 50% का काम आपका जो है वो अलाउद्दीन खिलजी भी किया था, और आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था 50% वाला। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फिक्स कर दिया था कि हमको लेना ही लेना है हर भूमि से, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो केवल दोआब वाले क्षेत्रों से 50% जो है भूमि का लेना स्टार्ट किया था। आगे देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग
राजस्व के रूप में वसूलना प्रारंभ किया। 1/2 यानी कि 50%। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दवाब में अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी तो हर एक भूमि में बोल दिया कि उपज का 50% हम लेंगे टैक्स, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक बोला केवल और केवल हम लोग जो है दोआब क्षेत्र में लेंगे। अब बाद में फिर इसको विद्रोह होने के बाद उसको वापस भी ले लेता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ऐसा नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्राइट उत्तर कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। यहाँ बोला जा रहा है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। और निम्न कोडिंग स्कीम में से कौन सा उत्तर सही है? तो 1 और 3। तो एक ये सही है और ये 3 सही है, 2 नंबर सही नहीं था। उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। ये आपका यूपीपीसी से पूछा गया था 1994 में। बाप रे बाप। तो आप इसके लिए केवल हल्का सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए कि अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने का जो है वो वसूल करना आरंभ किया था। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने पृथक विभाग दीवाने मुश्त खराज की स्थापना की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुश्त खराज की जो है वो क्या किया था? दीवाने मुश्त खराज का ये स्थापना किया था। केवल एक विभाग बना दिया था, दीवान ए मुश्त खराज, जो क्या करता है? वो केवल टैक्स वसूलता था। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे कि खुद मुकद्दम चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी यानी सभी कर भी लगा दिए गए, जिसके कारण खुद यानी कि जमींदार और बलाहार यानी कि साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी टैक्स वसूलने के लिए जितना भी बिचौलिया था जैसे कि खुद मुकद्दम चौधरी सबको हटा दिया और एक विभाग बना दिया दीवान ए मुश्त खराज, और इसके माध्यम से वो टैक्स वसूलता था। इसको आप याद रख लीजिएगा। हम सभी को ये भी पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भू राजस्व की दर को कितना कर दिया? 1/2 कर दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है आपका यूपीपीसी मेंस में पूछा गया था 2005 में। क्वेश्चन ये है कथन और कारण में कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। दूसरा है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, बाकी बात दिल्ली के बाहर जितना भी क्षेत्र है वहाँ पे मूल नियंत्रण पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या बताया गया वो देख लीजिए। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। मूल्य नियंत्रण यानी कि सब जगह एक ही जैसा रेट रहेगा। और हम सभी को ये पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए क्या किया कि अगर कोई भी व्यक्ति कम तोलने वाले व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर जो भी व्यापारी है वो कम किसी को सामान दिया, कम तोल के सामान दिया, तो जितना कम देगा उतना उसका शरीर का मांस काट के उसमें दिया जाएगा। तो इसीलिए कि बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आगे देख लीजिए। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई
उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वे सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई भी संबंध नहीं था। ये ठीक हो गया। तो इतना हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया कुछ नया पद था, जैसे कि दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, बारीद, फिर मुनहियान व गुप्तचर, ये सब हम लोग जानते हैं। सहना ए मंडी, सराय ए अदल, ये सब हम लोग देखते हैं। फिर बारीद, मुनहियान, फिर गुप्तचर, दीवान ए रियासत, ये सभी का स्थापना करता है कौन? तो बाजार नियंत्रण करने के लिए कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये सभी हम लोग मेंस में भी पढ़ेंगे, जो हम लोग को हर सर पढ़ाए हैं डिटेल से। आगे देख लीजिए, MBPC प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो हम सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी है। और ये आपका यूपी लोअर सब डिवीज़न, यूपी लोअर सब प्रीलिम्स 1998, यूपी PCS 2010 में, यूपी लोअर सब फिर 2004 में, मतलब इतना बार ये उत्तर प्रदेश के एग्जामों में पूछा गया था। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक अस्थायी सेना रखता था और उसको नकदी वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। नकदी वेतन देने वाला और अस्थायी सेना रखने वाला और बाजार नियंत्रण करने वाला, मूल्य नियंत्रण करने वाला, सब अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की। अच्छा देखो क्या किया, बोला कि भैया अगर सैनिकों को अगर ज़्यादा पैसा देंगे तो उसका जो है राजकोष खाली हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कर दिया कि वो भैया लोग खर्च कहाँ करेंगे, अपने खाने पीने में ही खर्च करेंगे ना। तो हम चीज़ों को इतना सस्ता कर देते हैं ना कि लोगों को खाने पीने में ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, हम कम पैसा देंगे फिर भी वो लोग चला लेंगे। तो वो फिर बाजार नियंत्रण लाया। आगे देखो, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें भी कम कर दी। तो ये इतना सोचा था, बाप रे बाप। आगे देख लीजिए, ये आपका यूपी PCS प्रीलिम्स 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था किसने? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का स्थापना करता है 1290 में, 13 जून 1290 को। फिर इसी का दामाद, इसी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो बाजार नियंत्रण करता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास क्या क्या था, वो देख लीजिए। तो कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों या फिर दरबारियों को फायदा पहुंचाया, या बहुत सफलता प्राप्त की, या फिर शासक को जनमानस से दूर किया? तो नहीं, ये बहुत सफलता प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर C सही होगा। इसको देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी है कि अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार मुख्यतः एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना, विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो भी आर्थिक सुधार था भैया, वो क्या था? वो एक बहुत बड़ी सेना रखना था, उसका भरण पोषण करना था, कालाबाजारी को, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना था, और विद्रोहों के ऊपर क्या लगाना था? अंकुश लगाना था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक काबुल को सहना या फिर बाजार अधीक्षक जो है नियुक्त किया। तो किसको? तो मलिक काबुल, मलिक काफूर नॉट मलिक काफूर, यहाँ मलिक काबुल है। मलिक काबुल को सहना या फिर बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार भी दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। तो वो मलिक काबुल को सहना या फिर जो बाजार अधीक्षक था वो उसको बनाया और उसको मूल्य स्थिरता करने के लिए कई सारा अधिकार भी दिया। ठीक है ना।
आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। एक तरह से पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो कौन था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये प्रारंभ किया। फिर देखिए, ये आपका 66वां बीपीएससी में पूछा गया था और री एग्जाम 2020 में कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो वो हम सभी को पता है, वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 की घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो हम सभी को पता है कि घड़ी जो है गृह कर, ये कौन लगाया था, तो ये लगाया था आपका भैया अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, ये भी हम सभी को पता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 2 तरह का कर लगाता है, एक है घड़ी कर और एक है आपका चरोई या फिर चराई कर था, ऐसे कुछ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रख लीजिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे, एक है घड़ी कर और जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, दूसरा है चराई कर जो कि दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाता था। तो चराई कर जो कि दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया जाता था, जो पशु चरते हैं, दूध देते हैं, दुधारू पशुओं के ऊपर लगाया गया था चराई कर, और झोपड़ियों के ऊपर, घरों के ऊपर लगाया गया था कर, उसको बोलते हैं घड़ी कर। तो 2 तरह का टैक्स लगाया था कौन, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो हम सभी को पता है, ये आप मान लीजिए ऐसा, ये है आपका रावी नदी, ठीक है, क्या है, तो ये है आपका रावी नदी, ये रावी नदी है। एक तरफ आपका इधर मंगोल है, एक तरफ इधर आपका ये है दिल्ली है, ठीक है ना। तो इधर आपका दिल्ली का सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, इधर आपका मंगोल है, इसके बीच में एक तरफ से केवल आपका रावी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा केवल रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर अलाउद्दीन के एक विश्वास पात्र गुलाम अधिकारी मलिक इज़्ज़ुद्दीन काफर सुल्तानी द्वारा रोक दिया गया तथा रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई। तो यहाँ तक याद रख लीजिएगा कि ये रावी नदी जो है वो मंगोल और खिलजी साम्राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत के बीच में एक तरह से बाउंड्री बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, आपका आईएएस से पूछा गया था 2022 में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप तैयारी मत कीजिए, आप केवल इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। अगर हम लोग देखें, अगर मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था किसके समय में, तो आपका इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। ये हम सभी को पता है कि मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमणकारी कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी का जब शासनकाल चल रहा था तो उस समय एक मंगोल का आक्रमणकारी था कुतलुक ख्वाजा। तो कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ था और उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ अभियान में बिजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ अभियान करने के लिए जाता है, तो चित्तौड़ अभियान में जब बिजी रहता है, तब उसी समय मंगोलों के द्वारा कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है दिल्ली के ऊपर। आगे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान होता है। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा होता है ना, तो उसमें भी एक मंगोल आक्रमण होता है, वो आपका तरमासरीन के नेतृत्व में। लेकिन कलानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया। आगे देख लो, याद रख लेना कि इल्तुतमिश के समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी मंगोल आक्रमण हुआ। तीनों के समय में मंगोल आक्रमण होता है, इस वाले पॉइंट को याद रख लीजिएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, ये इंपॉर्टेंट है। बोला है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। तो विशेष सेना को नियुक्त किया था किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साम्राज्य की सीमाओं का जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बाउंड्री को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष सेना नियुक्त किया था। कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बारे में आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ भी है। यहाँ पे बोला गया है कि
अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इत्तों में भी इत्तों में भी सेना की टुकड़ियाँ तैनात की। सिंपल समझिए ना कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था, अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसका जो सीमा था, बाउंड्री था, बाउंड्री के ऊपर वो भैया आर्मी और भी जो अभी हम लोग वर्तमान में कैसे करते हैं आर्मी वगैरह का, तो उसमें वो सेना वगैरह उस समय भी वो बहुत स्ट्रांग रखा था। आगे देख लीजिए, इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। देवगिरी का शासक हम सभी को पता है कौन है, तो देवगिरी का रियासत है और वहाँ का शासक, ये आपका यूपीपीसी से पूछा गया है 2018 में, ये जेपीएससी नहीं पूछा गया था, याद रख लीजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। तो देवगिरी का शासक था आपका रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र देव था। और रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है शंकर देव वो शासक बनता है, तो शंकर देव भी राजा बनता है। तो रामचंद्र देव के बाद शंकर देव राजा बनता है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था, तो काकतीय वंश का शासक कहाँ चल रहा था? तेलंगाना में। यहाँ का तत्कालिक शासक जो है प्रताप रुद्र था, प्रताप रुद्र द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी और शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित है। अच्छा देखो, मदुरा का शासक था वीर पांड्या, होयसल का शासक था वीर बल्लाल, वारंगल का शासक था कौन? तो वारंगल का शासक था आपका प्रताप रुद्र द्वितीय। तो देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, फिर रामचंद्र देव का मृत्यु होता तो उसका बेटा शंकर देव। फिर वारंगल का शासक कौन रहता है? तो प्रताप रुद्र देव। और वारंगल जो है, अगर हम लोग वारंगल की बात करें तो वारंगल की अगर हम लोग बात करें तो देखो, तेलंगाना में काकतीय वंश चल रहा था और काकतीय वंश का राजा था प्रताप रुद्र द्वितीय और काकतीय वंश का राजधानी था वारंगल, तो वारंगल का भी राजा मान लेते हैं ना एक तरह से। ये देखो 67वां बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि 29 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध किया इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो कोई भी शासक नहीं था। एक याद रखिएगा केवल मुबारक खिलजी था, केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। इस तरह उसने खलीफा का सत्ता विरोध किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को जो है वो खलीफा घोषित किया था। तो याद रखिएगा इसको, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद जो उसका जो सेनापति होता है मलिक काफूर, वो मलिक काफूर जो है वो क्या करता है, मुबारक खिलजी को कैद करके उसको कारावास में डाल देता है। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बनता है और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था तथा अल इमाम और उल इमाम तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण किया था। तो अल इमाम, उल इमाम और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण किया था मुबारक खिलजी ने। तो इस वाले पॉइंट को याद रख लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग देखते हैं तो तेलंगाना में जो है वो काकतीय वंश का शासन चल रहा था, जहाँ पे राजा कौन था? प्रताप रुद्र द्वितीय था और काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। तो हम लोग जानते हैं कि प्रताप रुद्र द्वितीय जो है वो वारंगल यानी कि राजधानी था और काकतीय वंश का ये शासन चल रहा था। कहाँ पे? तो आपका तमिलनाडु में, तेलंगाना में चल रहा था। तो यहाँ पे किसको हराता है? वो आपका अलाउद्दीन खिलजी को हराता है और अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे जाता है ना उसको करने के लिए। तो 1303 ईस्वी में काकतीय शासक प्रताप रुद्र द्वितीय ने
अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराता है और ध्यातव्य यह है कि इस युद्ध में खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक फ़खरुद्दीन तथा मलिक झाजू ने किया था। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी हार गया था। जब आप लोग काकतीय वंश की बात करते हैं ना, जिसका राजा था प्रतापरुद्र देव द्वितीय, इससे अलाउद्दीन खिलजी जो था वो हार गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज खिलजी वंश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ था घटना चक्र में, टोटल 31 क्वेश्चन, इन सभी टोटल 31 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग इसका केवल सब्जेक्टिव हम लोग अलग से देख रहे हैं ना, सब्जेक्टिव आपको प्ले लिस्ट में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे केवल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को ही जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तरफ आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा, फिर इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में आ जाइएगा, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन 31 सॉल्व कर लिए हैं। तो हम लोग का खिलजी वंश कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम लोग तुगलक वंश की ओर चलेंगे, और तुगलक वंश कल हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है वो सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला पढ़ेंगे अलग से, दिल्ली सल्तनत का हम लोग का प्रशासन कैसे था वो हम लोग पढ़ेंगे अलग से। इन सभी को पढ़ के कला संस्कृति पढ़ेंगे हम लोग। फिर पढ़ के हम लोग जो है वो पूरे तरीके से दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे की ओर चले जाएंगे। तो खिलजी वंश आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।